हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समस्याओं के समाधान के लिए 20 व 21 नवंबर को होगा पेंशन अदालत का आयोजन। मोबाइल ऐप पर मिल सकेगी आपदा से पहले ही चेतावनी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना अपनाकर बढ़ाएं आय। गुणकारी लाभों के चलते मशरूम की खेती फायदेमंद का सौदा। राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 20 नवंबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। उपायुक्त ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने के जारी किए आदेश। ₹2.79 करोड़ रुपए से जगमग होगी जिले के 20 गांव की फिरनियां। नैना चौटाला। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं, धनराज कुंडू। सरकार को एशियन गेम्स के लिए कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण पदक, 3 करोड़ रजत और 2 करोड़ कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को देने चाहिए, अनिल धनखड़। बहन चंद्रावती को देश और प्रदेश में एक सच्चे और ईमानदार नेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा, अरुण कुमार। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आर्यवीर दल चरखी दादरी के तत्वाधान एवं स्वामी सच्चिदानंद के सानिध्य में गांव मेहड़ा में पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा का आयोजन। स्थानीय सुभाष चौक स्थित नेहरू हाई स्कूल परिसर में बाल दिवस के अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा समक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ। समस्याओं के समाधान के लिए 20 व 21 नवंबर को होगा पेंशन अदालत का आयोजन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले में खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी 20 व 21 नवंबर को विशेष पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला खजाना अधिकारी मंजू ने बताया कि हरियाणा के महान लेखाकार के निर्देशों पर सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त करने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए एक पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। आगामी 20 व 21 नवंबर को लघु सचिवालय के हॉल नंबर 2 में होने वाली यह अदालत सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। इस अदालत में महालेखाकार मुख्यालय से अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर ही पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जिला खजाना कार्यालय से वर्तमान में लगभग 4000 से भी अधिक लोगों को पेंशन मिल रही है। मोबाइल ऐप पर मिल सकेगी आपदा से पहले ही चेतावनी। NDAM ने लॉन्च किया चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप सचेत। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना और पूर्व चेतावनी के महत्व को समझते हुए प्राधिकरण ने पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम में लोगों को आपदा को लेकर पहले ही चेतावनियां अलर्ट मिल जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट के लिए राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप सचेत लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर ऐप के माध्यम से आम जन को मोबाइल पर
आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट मिलेगा। एनडीएएम द्वारा एनडीपीडीआरआर के तीसरे स्तर के दौरान यह राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और सचेत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल आपदा विंग प्रसार से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा के दौरान होने वाले जान माल के नुकसान को अनुभाव नहीं लगाया जा सकता और ना ही आपदा को रोका जा सकता है, लेकिन सावधानियां बरतकर और आपदा की पूर्व जानकारी की व्यवस्था करके नुकसान को कम भी किया जा सकता है। इसी सोच के साथ एनडीएएम ने पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उपायुक्त मनदीप ने बताया कि सचेत मोबाइल ऐप के माध्यम से स्थानीय मौसम, तापमान, वर्षा, प्रदूषण का स्तर, वज्रपात का अलर्ट तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओं में क्या करें क्या ना करें आदि के बारे में पता लगा सकते हैं। सचेत मोबाइल ऐप आपदाओं को न्यून करने में बहुत उपयोग सिद्ध होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों व अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइलों में सचेत ऐप को डाउनलोड करने को कहा है और सचेत मोबाइल ऐप का आम जनमानस में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह ऐप एंड्रॉयड और iOS संस्करण गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना अपनाकर बढ़ाएं आय। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाएं लागू करके खेती की लागत को कम किया जा रहा है और किसानों को खेती से संबंधित वैकल्पिक कार्यों को लेकर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना को अपनाकर आय को बढ़ाया जा सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय बढ़े और खेती में लगने वाली लागत कम हो। साथ ही किसानों को खेती से संबंधित ही वैकल्पिक कार्यों के साथ जोड़ा जाए। वैकल्पिक कार्य करके किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार की ओर से योजना के तहत आवेदकों को मधुमक्खी कॉलोनियों, मधुमक्खी के बक्सों, मधुमक्खी पालन उपकरण व प्रशिक्षण के लिए एकीकृत बागवानी मिशन में लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए टोल फ्री नंबर 180018022021 पर उद्यान विभाग हरियाणा सेक्टर 21 पंचकुला के दूरभाष नंबर 01722582332 पर संपर्क जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति जिला उद्यान अधिकारी या उप निदेशक उद्यान एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र से भी संपर्क कर सकते हैं। गुणकारी लाभों के चलते मशरूम की खेती के फायदे का सौदा। मशरूम कंपोस्ट व प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर 40% तक अनुदान का प्रावधान। किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें पारंपरिक खेती से बागवानी की लाभकारी फसलों से प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40% का अनुदान दिया जा रहा है। मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसानों में मशरूम खेती की सही जानकारी के अभाव में ये बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिले के किसान फसल विविधीकरण के तहत मशरूम की खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिला में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष में विभागीय स्कीम के तहत अनुदान राशि दी जाएगी।
मशरूम कंपोस्ट व मशरूम प्रोडक्शन यूनिट की अधिकतम यूनिट कॉस्ट 20 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें 40% राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ ही जिले में हाइड्रोपोनिक के लिए 4000 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3450 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर यूनिट कॉस्ट रखी गई है, जिसके लिए 35% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान hortnet.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार ही दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजकीय स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 20 नवंबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाली इच्छुक महिलाएं 20 नवंबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकती हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के तहत इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1,50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये व प्रशस्ति पत्र, बहन सन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाली NNM, MPWH व नर्स, महिला खिलाड़ी, राजकीय कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला उद्यमी को 21,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में अपने आवेदन जमा करवा सकती हैं। प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय रिकमेंडिंग कमेटी संस्तुति के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक कार्यालय में 1 दिसंबर 2023 तक भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए wcdhry.gov.in वेबसाइट पर विजिट करते हुए पुरस्कार के लिए योग्यताएं और शर्तें डाउनलोड की जा सकती है। उपायुक्त ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने के जारी किए आदेश। जिला के सभी प्राइमरी स्कूल अब पूर्व की तरह लगा सकेंगे ऑफलाइन क्लासेज। जी हां, उपायुक्त मनदीप कौर ने नर्सरी से 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रशासन ने नर्सरी से 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने व विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधकों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के जो आदेश दिए थे, अब वायुमंडल में सुधार होने के चलते इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। जिला में अब पूर्व की तरह सभी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक नियमित रूप से ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। 2 करोड़ से भी अधिक रुपए से जगमग होगी जिले की 20 गांव की फिरनियां। नैना चौटाला पहले चरण में जिले के 20 गांव की फिरनियों पर लगाई जाएंगी 1150 लाइटें। नैना चौटाला। अब करते हैं खबर की तरफ विस्तार।
प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा दादरी जिले के गांवों को दिवाली के त्योहार पर सौगात देते हुए 20 गांव की फिरनियों को जगमग करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी देते हुए बारडा विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फिरनियों पर लाइटें लगवाने के लिए 2,89,04,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रपोजल के अनुसार जिले में 90 वाट की क्षमता की कुल 1150 लाइटें लगाई जाएंगी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने जिले के 20 बड़े गांवों की फिरनियों पर प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर लगभग 8 मीटर ऊंचाई लोहे के पोल लगाकर लाइटें लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने बताया कि 5 साल तक इन लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी लाइट लगाने वाली एजेंसी की ही होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी शहरों की तरह लाइटें लगवाकर प्रदेश की जसपा भाजपा गठबंधन सरकार ने आम जन से किया अपना वायदा निभाया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पहले चरण में गांव बेड़ला में 60, गांव नांदा में 44, गांव काकडोली हुक्मी में 28, गांव भांडवा में 41, गांव बारडा में 60, गांव झोझुकला में 69, कादमा में 68, चिड़िया में 64, गांव कलियाना में 41 और चांग रोड में 39 स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि गांव बोनकला, रानीला, सावड़, अचीना, सांजरवास, चरखी, छपार, समसपुर, इमलोटा और रावलधी में भी स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार की जिले भर में लाइट लगवाने के लिए विभाग द्वारा 1 सप्ताह के अंदर अंदर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करवा दी जाएगी। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं, धनराज कुंडू। आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय चंपापुरी में पार्टी जिला अध्यक्ष धनराज कुंडू के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं द्वारा 54 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धनराज कुंडू ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं, क्योंकि रक्त का कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह ना किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और ना ही रक्त को बनाने का कोई अन्य साधन है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। धनराज कुंडू ने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति को अपना जन्म दिवस समाज सेवा के किसी कार्य को समर्पित करना चाहिए। धनराज कुंडू ने सभी रक्तदाताओं को बेज लगाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में रक्तवीर परिवार से राजेश सोनी, युवा विंग के अध्यक्ष सचिन, सुमित सुहाग व नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स बादशाह से डॉक्टर सुगंधा, कैलाश चंद यादव, अंजू शर्मा, विपिन गौतम, नरेंद्र तनवर का विशेष सहयोग रहा। जिला उपायुक्त खंड द्वारा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खेड़ी पत्थर की निर्वतम सरपंच रेखा देवी के खिलाफ अनियमितताओं को सही पाते हुए नियमानुसार रिकवरी करने के आपराधिक प्रक्रिया को अमल में लाने के आदेश पारित किए गए थे। अब इस विषय में संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के बाबत पत्र क्रमांक 5532 दिनांक 6/11/2023 के तहत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा एसपी कार्यालय को भेजा गया है। इसमें आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कदम उठाने और एफआईआर करवाने के लिए भी आग्रह किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए मामले में आरंभ से ही सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से सिर चढ़ाने के लिए लगे शिकायतकर्ता गांव खेड़ी बत्तर के निवासी संदीप शर्मा ने बताया कि मूल रूप से यह मामला पंचायत को मिलने वाली रॉयल्टी संबंधित रहा है, जिसमें सरपंच ने जानबूझकर राशि को 10% की जगह काफी कम लिया है, जिसके चलते करीबन 3,15,57,000 रुपए की रिकवरी लेटर तत्कालीन बीडीओ ने
बीडीपीओ ने वर्ष 2021 में जारी कर दिया था। इसके अलावा संदीप ने बताया कि तत्कालीन ग्राम सचिव व सरपंच द्वारा रॉयल्टी राशि जो कि 3,20,58,221 रुपए इसकी नियमानुसार एफडी न करवाकर सीधे खर्च कर दिए हैं। यह सीधा साधा गबन का मामला बनता है। इस मामले में संबंधित कंपनियां MSAA सडी RK CGAV तथा MMK क्वालिटी अर्थ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्यवाही की बात है। दोनों पर करीब 17 करोड़ 88 लाख रुपए के गबन में संलिप्तता मुकदमा दर्ज कराने के लिए आग्रह किया गया है। संदीप शर्मा ने बताया कि उपरोक्त मामले में BDPO दादरी द्वारा SP कार्यालय सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, उपायुक्त चरखी दादरी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी चरखी दादरी को भी पत्र के माध्यम से FIR की अनुशंसा की गई है। पिछले लंबे समय से वे इस विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके बाद तत्कालीन जिला उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लंबी जांच प्रक्रिया चली व आखिरकार तत्कालीन सरपंच रेखा देवी को इस मामले में पूरी तरह दोषी पाया गया। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यालय के दौरान सरकार ने पदक लाओ पदक पाओ और 5 करोड़ तक के नगद इनाम की नीति बनाई थी, लेकिन इतने बरस बाद भी सरकार ने इनाम की राशि में उचित बढ़ोतरी नहीं की है। सरकार को एशियन गेम्स के लिए कम से कम 5 करोड़, स्वर्ण पदक को 3 करोड़ और रजत को 2 करोड़ कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को देने चाहिए। साथ ही कांग्रेस कार्यकाल की तरह खिलाड़ियों को DSP जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। ये शब्द दादरी विधानसभा क्षेत्र के गांव अचीना के खेल स्टेडियम में युवाओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता अनिल धनखड़ ने कहे। अनिल धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में खेल नीति के तहत करीब 750 खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गई थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही खिलाड़ियों से DSP और क्लास 1 के पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी छीन लिया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश जैसा पड़ोसी राज्य कांग्रेस की नीति पर अमल करते हुए अनेक पदक विजेताओं को DSP पद पर नियुक्ति दे रहा है। बीजेपी JJP सरकार का ऐसा क्यों नहीं कर रही। कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश का परचम भी पूरी दुनिया में लहराने का काम करते हैं। एशियन गेम्स में एक बार फिर से ज्यादा मेडल जीतकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश व प्रदेश का नाम बढ़ाया है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी नीति बनाई थी जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई। उसी खेल नीति के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के नगद इनाम व उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गई। स्कूली स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पेट की शुरुआत हुई और हर गांव में स्टेडियम बनवाए गए, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही DSP जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति के प्रावधान को खत्म कर दिया है। साथ ही स्पेट खेलों और स्कूली जूनियर स्तर पर खिलाड़ियों को मिलने वाला डाइट भत्ते भी बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए खेल स्टेडियम को पूरी तरह से लावारिश छोड़ दिया गया है। ना वहां खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति दी गई है और ना ही खेलों का सामान दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरियों में भी दिए गए 3% खेल कोटे को भी चंद विभागों तक सीमित करके लगभग खत्म कर दिया है। यानी मौजूदा सरकार ने हरियाणा के खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके प्रदेश में खिलाड़ी कड़ी मेहनत और अपने जज्बे के बूते पर आज भी दुनिया देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आर्यवीर दल चरखी दादरी के तत्वाधान एवं स्वामी सच्चिदानंद के सानिध्य से गांव मेहड़ा में पर्यावरण शुद्धि यात्रा का आयोजन किया गया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है भैया दूज का पर्व। यह उद्धार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कादमा शाखा के तत्वाधान में बेरला व पिचोपा खुर्द में भाई दूज के पावन पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभारी राज योगिनी
ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने व्यक्त किए। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज बहनों द्वारा भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाते हुए उनके स्वस्थ जीवन व सुखी भविष्य की कामना की गई। ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने कहा कि हमारा हर एक त्योहार अपने आप में अमूल्य व रिश्तों की मिठास से भरा है। भारतीय संस्कृति की परंपराएं व विरासत अपने आप में सृष्टि के अनेक सूत्रों को समाहित करते हुए हमें सिखाती हैं कि मानवता आपसी सौहार्द से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। भैया दूज का यह एक तिलक मात्र नहीं है, बल्कि यह तो एक बहन का अपने भाई के प्रति असीम लगाव है। एक भाई का अपनी बहन के प्रति सम्मान व हर हाल में उसे दुखों से दूर रखने के लिए लिया गया संकल्प है। ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन ने कहा कि यह पावन पर्व रूहानी स्नेह का प्रतीक, सबको आत्मिक समृद्धि की याद दिलाता है। पावन संबंध बहन भाई का पवित्रता का प्रतीक, आत्मिक तिलक लगाकर पावन विचारों में रहने की प्रेरणा देता है। बहन चंद्रावती को देश और प्रदेश में एक सच्चे और ईमानदार नेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। अरुण कुमार। उपराज्यपाल स्वर्गीय चंद्रावती को देश और प्रदेश के सियासत में एक सच्चे और ईमानदार नेता के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। उनका राजनीतिक सफर आज के नेताओं व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये बात पूर्व राज्यपाल चंद्रावती के नाती व चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने चंद्रावती की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। उसके बाद स्वर्गीय चंद्रावती की प्रतिमा को दूध से नहलाया गया। उन्होंने बताया कि बहन चंद्रावती ने अपना पूरा जीवन जरूरतमंद परिवारों व पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय चंद्रावती सरलता, सादगी और ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने बारडा जैसे रेतीले इलाके में पानी की किल्लत होते हुए विकास कार्यों को एक अलग रफ्तार दी थी। उनके प्रयासों से बारडा व दादरी को एक अलग पहचान मिली। वह हमेशा बेटियों के हकों को लेकर आवाज उठाती रही और बारडा के अलावा दादरी जिले को भी कई सौगातें दिलाईं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंद्रावती ने शिक्षा व महिला उत्थान की एक अलख जगाई है। उनके प्रयासों से गांव में स्कूल खोले गए तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। उनका राजनीतिक सफर बेहद सराहनीय रहा। उन्होंने हमेशा स्वच्छ व बेदाग राजनीति कर जरूरतमंद लोगों के कल्याण व उत्थान की योजना को अमली जामा पहनाया। बहन चंद्रावती राजनीति में सबसे पढ़ी लिखी महिला थी। वह शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह जानती थी, तभी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने में अहम भूमिका अदा की। स्थानीय सुभाष चौक स्थित नेहरू हाई स्कूल परिसर में बाल दिवस के अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा समक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विशेष तौर पर 10वीं के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर आधारित नाटक व छठी के बच्चों द्वारा मोबाइल के आध्यात्मिक प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों को पेश करने के लिए विशेष सराहना मिली। 5वीं के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू के जीवन के प्रसंगों को दर्शाते हुए वाही वाही लूटी। मंच संचालन संजय ने किया। निदेशक ने कहा कि किसी भी देश के भविष्य की नींव उसके आने वाले कल के आधार के स्तंभ पर बच्चे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे। यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन व अवसर मिले तो अवश्य ही देश के सकारात्मक व रचनात्मक कार्य करते हुए जागरूक नागरिक बनेंगे। एसडीएम सुरेश कुमार ने द्वारिका गांव में आयुष व उप स्वास्थ्य केंद्र सहित पशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां पर 12:30 बजे से सभी जगह ताला लगा मिला। उसके बाद उन्होंने गोपी सीएचसी का भी निरीक्षण किया। यहां पर भी एसडीएम को 3 मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। इसके अलावा 8 अन्य कर्मचारी भी ड्यूटी पर नहीं मिले। जांच के दौरान रोस्टर रजिस्टर में भी काफी काट छांट मिली और उसने किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। एसडीएम ने बताया कि जब अधिकारी व कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे
बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते हैं, लेकिन इस बारे में रिकॉर्ड मांगने पर कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। स्टाफ क्वार्टर होने पर भी HRA काटने के बारे में पूछे पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। निरीक्षण में मिली कमियों को लेकर कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे PPT न्यूज। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।